हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BGC 107 ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17 एंड 18th सेंचुरी की मोस्ट नहीं, इसमें जो भी मतलब नावल है, स्टोरी है, पोएम है, सबको इतना ब्रीफली में इतनी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि अगर इसे और साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका कैसे आप लोग जवाब दे सकोगे। तो आप लोग को जो भी इससे क्वेश्चन आएगा बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको इजीली आंसर लिखते आ सकते हो अपने लैंग्वेज में भी, अगर अच्छे से वीडियो सुनते हो और समझ लेते हो जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो चलिए एक एक करके सब स्टोरी को समझते हैं जो इस बुक में है। लास्ट में हम लोग जो इसमें पोएम है उस पोएम को भी बहुत अच्छे से समझेंगे और लिसिदास और इल पेंसोरोसो का जो डिफरेंस बताया जा रहा है, इसका क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस आने का इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों के डिफरेंस को भी अच्छे से लास्ट में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हैं। अगर उससे पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आपका दिल करे तो, अगर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और हेल्पफुल है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट स्टोरी है द डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर, ठीक है। तो द डचेस ऑफ माल्फी को जॉन वेबस्टर ने लिखा था। ये एक ट्रैजिक स्टोरी है जिसमें प्यार, धोखा, पावर और बदले की कहानी दिखाई गई है। इटाली के एक शहर माल्फी में एक सुंदर और जवान डचेस रानी रहती थी। उसकी पति की डेथ हो चुकी थी और अब वो विदा थी। उसके दो भाई थे, एक फर्डिनेंड और दूसरा कार्डिनल। फर्डिनेंड ड्यूक ऑफ कैलाब्रिया बहुत गुस्से वाला और पॉजिटिव था और कार्डिनल बहुत चालाक और सेल्फिश आदमी था। दोनों भाई चाहते थे कि उनकी बहन दोबारा शादी ना करे ताकि उसकी प्रॉपर्टी और पावर उनके कंट्रोल में रहे। एंटोनियो और डचेस का प्यार। डचेस के महल में एक ईमानदार और सीधा आदमी काम करता था जिसके नाम एंटोनियो बोलोंगा था। वो डचेस का स्टीवर्ट मंगेतर था। डचेस को एंटोनियो की ऑनेस्टी और अच्छा संभाव बहुत पसंद था। धीरे धीरे वो उसे प्यार करने लगी। एक दिन डचेस ने हिम्मत करके एंटोनियो से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एंटोनियो पहले डर गया क्योंकि डचेस एक रानी थी और वो एक आम आदमी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली। महल में एक आदमी था जिसका नाम था बोसोला। वो पहले जेल जा चुका था और अब फर्डिनेंड का सिपाही जासूस बन गया था, ठीक है, स्पाई। ये जो बोसोला है, फर्डिनेंड और कार्डिनल, ये दोनों ने इसको अपने लिए काम पे रखा था कि जहाँ भी मेरी बहन डचेस जाएगी उस पर नज़र रखना। अगर कोई भी हरकत उसका समझ में आए उल्टा सीधा तो मुझे आकर बताना। अगर वो शादी करती है तो वो भी हमको आकर उसका खबर देना। तो उसके लिए इसको बोसोला को रखा था। फर्डिनेंड ने बोसोला से कहा, मेरी बहन पर नज़र रखो, अगर वो किसी से शादी करे या कोई राज हो तो मुझे बता देना। बोसोला पैसों के लिए मान गया, ठीक है। शादी के बाद डचेस और एंटोनियो के 3 बच्चे हुए। तो डचेस ने एंटोनियो से चुप के शादी कर ली और 9 महीने के बाद उसके बच्चे हुए। उससे 3 बच्चे हुए, लेकिन उनकी शादी सीक्रेट थी, इसलिए किसी को पता नहीं था कि बच्चों का पिता कौन है। एक दिन बोसोला को शक हो गया कि डचेस क्या है, प्रेग्नेंट है। धीरे धीरे उसने सब सच जान लिया। उसे जानकर फर्डिनेंड को सब बता दिया। जैसे ही बोसोला ने सब सच जाना कि उसकी बहन डचेस प्रेग्नेंट है और उसने शादी कर ली है, तो जाकर तुरंत उसके भाई फर्डिनेंड को बता देता है। फर्डिनेंड बहुत गुस्सा में हो जाता है। जब फर्डिनेंड को पता चला कि उसकी बहन ने एक आम आदमी से शादी कर ली है तो वो पागल की तरह गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं एंटोनियो को मार दूंगा और अपनी बहन को भी सज़ा दूंगा। कार्डिनल भी बहुत गुस्सा हुआ। दोनों भाइयों ने बदला लेने की फैसला कर लिया। एंटोनियो और डचेस का अलग होना। डचेस को अपने भाइयों के गुस्से का अंदाज़ा हो गया था। उसने एंटोनियो से कहा, तुम बच्चों को लेकर अभी यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगी, ठीक है। एंटोनियो बच्चों को लेकर चला जाता है, लेकिन डचेस खुद महल में रुक जाती है।
डचेस क्या पकड़ा जाती है। फर्डिनेंड ने डचेस को पकड़ लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। वहाँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। फर्डिनेंड उसे मेंटली टॉर्चर करता रहा। एक दिन उसने डचेस को उसकी पति और बच्चों की झूठी डेड बॉडीज दिखाई और कहा, देखो तुम्हारा परिवार मर गया। डचेस बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल, यानी चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मैं अभी भी क्या हूँ, माल्फी की डचेस हूँ। ये लाइन प्ले की सबसे फेमस लाइन है और बहुत ही यूज़ की जाती है। आप लोग इस लाइन को अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। ठीक है। फर्डिनेंड ने बोसोला को हुक्म दिया कि डचेस को मार दिया जाए। बोसोला ने खुद दुख के साथ डचेस और उसकी मेट को गला घोटकर मार दिया। मरने से पहले डचेस बहुत शांति से कहती है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। डचेस की मौत के बाद बोसोला को बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसने एक अच्छी और मासूम औरत को मार दिया। अब उसने फैसला किया कि अब वो फर्डिनेंड और कार्डिनेंट से बदला लेगा। ठीक है। एंटोनियो अपनी वाइफ और बच्चों को ढूंढने वापस आता है, लेकिन अंधेरे में बोसोला गलती से एंटोनियो को दुश्मन समझ लेता है और उसे मार देता है। मतलब बोसोला जो है कार्डिनल और फर्डिनेंड को मारने जाता है, लेकिन वो गलती से एंटोनियो आ जाता है। उसे लगता है कि वहाँ पर कार्डिनल खड़ा है और उसे मार देता है, लेकिन बाद में देखता है इससे फिर से गलती हो गई, तो और ये ज़्यादा बदले की आग में भड़क जाता है बोसोला वो दोनों भाई को मारने के लिए। जब बोसोला को पता चलता है कि उसने एंटोनियो को मार दिया, तो उसे और ज़्यादा पछतावा होता है। ठीक है। अब बोसोला कार्डिनल को मार देता है। फर्डिनेंड पागल हो चुका था और गुस्से में बोसोला पर हमला करता है, लेकिन लड़ाई में बोसोला भी फर्डिनेंड को मार देता है, लेकिन बोसोला खुद भी जख्मी हो जाता है और मर जाता है। आखिर में डचेस मर जाता है, एंटोनियो मर जाता है, कार्डिनल मर जाता है, फर्डिनेंड मर जाता है, बोसोला भी मर जाता है। सिर्फ डचेस का छोटा बेटा बच जाता है, जो बाद में माल्फी का नया रूलर बनता है। ठीक है। तो सच्चा प्यार स्टेटस और पैसे से बड़ा होता है। पैसे से बड़ा होता है। ग्रीड और पावर इंसान को बराबर कर देती है। जेलसी और रिवेंज का अंजाम हमेशा बुरा होता है। डचेस एक बहादुर और इंडिपेंडेंट औरत थी जो अपने प्यार के लिए खड़ी रही। तो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि डचेस ऑफ माल्फी में वुमेन का जो कैरेक्टर है उसको बताइए। तो आप लोग बता सकते हैं बढ़ाकर कि इंडिपेंडेंट बहादुर थी, वो हमेशा अपने लिए खड़ी रही, आवाज़ उठाती रही, है ना, अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। और इसी तरह एक छुपी हुई मोहब्बत की कहानी एक दर्दनाक ट्रेजेडी में बदल गई। पावर, ईगो और बदले की आग ने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, लेकिन डचेस ने मरने तक अपनी इज्जत और हिम्मत नहीं छोड़ी। इसलिए आज भी द डचेस ऑफ माल्फी को इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पावरफुल ट्रैजिक हीरोइन्स में से एक माना जाता है। तो ये थी हम लोगों की द डचेस ऑफ माल्फी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप लोग पूछ लें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, द रेप ऑफ द लॉक ऑफ अलेक्जेंड्रा पॉप। ठीक है। द रेप ऑफ द लॉक ऑफ अलेक्जेंड्रा पॉप ने लिखा था। ये एक मॉब एपिक हीरोइक कॉमिक पोएम है। इसमें किसी वॉर या बड़े हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि एक छोटी सी घटना को बहुत बड़े एपिक की तरह दिखाया गया है। रेप का मतलब यहाँ किडनैपिंग या वायलेंस नहीं है, यहाँ इसका मतलब है चोरी करना या छीन लेना। कहानी में एक लड़की के बालों का एक लॉक मतलब एक लट काट लिया जाता है। शुरुआत होती है कहानी। इंग्लैंड में एक बहुत सुंदर और फैशनेबल लड़की रहती थी जिसका नाम बेलिंडा था। वो अपनी ब्यूटी, ड्रेसिंग और सोशल लाइफ के लिए मशहूर थी। एक दिन एक यंग नोबल मैन, जिसे पोयम में द बैरन कहा गया है, बेलिंडा के सुंदर बालों को देखकर उनका एक लॉक चुराने का प्लान बनाता है। यही छोटी सी घटना बाद में बहुत बड़ा झगड़ा बन जाती है। कैंटो 1, बेलिंडा का सपना। सुबह बेलिंडा सो रही होती है, तब एक छोटा सा स्ट्रीट परी जिसका नाम एरियल है उसके सपने में आता है। एरियल उसे कहता है, आज तुम्हारे साथ कुछ अजीब होने वाला है, संभल कर रहना। बेलिंडा उठती है, लेकिन वार्निंग को सीरियस नहीं लेती है। फिर वो अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप करती है। पोइट इस मेकअप को भी किसी हीरो की वार प्रिपरेशन की तरह डिस्क्राइब करता है। कैंटो 2, नदी की यात्रा।
बेलिंडा अपने दोस्तों के साथ रिवर थेम्स पर बहुत में जा रही होती है, बोट पे जा रही होती है। उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं और सब लोग उसकी ब्यूटी को देखकर इम्प्रेस होते हैं। वहीं बैरन भी मौजूद होता है। उसका पूरा ध्यान बेलिंडा के ब्यूटीफुल हेयर पर होता है। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज वो उसके बालों का एक लॉक ज़रूर ले जाएगा। कैंटो 3 लॉक की चोरी। सब लोग एक कार्ड गेम खेलते हैं जिसे ओम्ब्री कहते हैं। उसके बाद कॉफ़ी सर्व होती है। इसी वक्त बैरन का मौका मिल जाता है। वो एक छोटी सी सीजर निकालता है और चुपके से बेलिंडा के बालों का एक लॉक काट लेता है। ठीक है, जैसे ही बाल काटे जाते हैं सब लोग शॉक हो जाते हैं। बेलिंडा बहुत गुस्सा और दुख हो जाती है। एरियल और दूसरे स्पिरिट्स भी उसे बचा नहीं पाते। कैंटो 4 बेलिंडा का गुस्सा। बेलिंडा रोने लगती है और बहुत दुखी हो जाती है। एक स्पिरिट जिसका नाम एम्ब्रियल है उसके अंदर और ज़्यादा सैडनेस और एंगर भर देता है। ठीक है, बेलिंडा मतलब जो एम्ब्रियल है उसके अंदर और सैडनेस भर देता है। बेलिंडा को लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। वो बैरन से अपने बाल वापस मांगती है लेकिन बैरन मना कर देता है। कैंटो 5 मॉक बैटल। अब एक छोटे से लॉक के लिए बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। पोएट इस झगड़े को किसी इपिक वॉर की तरह डिस्क्राइब करता है। सब लोग एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं। बेलिंडा गुस्से में बैरन पर हमला भी करती है लेकिन अचानक वो लॉक गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। पोएट कहते हैं कि शायद वो लॉक आसमान में एक स्टार बन गया और इस तरह बेलिंडा के बाल का एक छोटा सा लॉक हमेशा के लिए अमर इमोर्टल हो जाता है। तो इस द रेप ऑफ लॉक में कैरेक्टर्स क्या है? बेलिंडा पोएम की हीरोइन है, बहुत सुंदर और फैशनेबल लड़की है। और द बैरन बेलिंडा के बालों के लॉक का चोरा लेता है जो द बैरन। एरियल बेलिंडा की गार्जियन स्पिरिट है। एम्ब्रियल ग्लूम और सैडनेस का स्पिरिट है। थीम्स ऑफ द पोएम वैनिटी सुंदर और अहंकार। लोग अपनी ब्यूटी और फैशनेबल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ट्राइबल मैटर्स छोटी सी बात को लोग कितना बड़ा इशू बना देते हैं। सटायर और हाई सोसाइटी पोएट इंग्लिश अपर क्लास सोसाइटी का मजाक उड़ाता है। मॉक इपिक स्टाइल छोटी सी घटना को इपिक वॉर की तरह दिखाया गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमें छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ब्यूटी और फैशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसानी वैल्यूज़ और रिलेशनशिप होते हैं। एक छोटी सी बाल की लट कटने की घटना ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया। अलेक्जेंडर पॉप हमें दिखाते हैं कि कभी कभी लोग बहुत छोटी बातों को भी अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं। इसी मजाक और व्यागना के साथ द रेप ऑफ द लॉक इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस मॉक एपिक पोएम बन गई। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये भी पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैक फ्लेक्नोई। मैक फ्लेक्नोई को जॉन ड्राइडन ने लिखा था। ये एक सैटिरिकल पोएम है। इसमें ड्राइडन ने एक राइटर थॉमस शैडवेल का मजाक उड़ाया है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल और बोरिंग पोएट बताया है। ठीक है, इसमें जो मैक फ्लेक्नोई है जॉन ड्राइडन के बारे में लिखा है और उसमें उसका पूरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, कैसे मजाक उड़ा रहा है ये देखते हैं। पोएम की शुरुआत एक इमेजिनरी किंग से होती है जिसका नाम रिचर्ड फ्लेक्नोई है। फ्लेक्नोई को किंग ऑफ डलनेस मुखौटा का राजा कहा गया है। वो बहुत बूढ़ा हो गया है और अपने किंगडम के लिए एक सक्सेसर ढूंढ रहा है। ठीक है, कौन ढूंढ रहा है? फ्लेक्नोई। उसका किंगडम कोई असली राज्य नहीं है बल्कि स्टुपिडिटी और डल राइटिंग का किंगडम है। अब सवाल ये है इस किंगडम का अगला राजा कौन बनेगा? ठीक है, तो फ्लेक्नोई बहुत सोचता है और फिर कहता है मेरे बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा डल और फुलिश राइटर बन सकता है तो वो थॉमस शैडवेल है। उनके हिसाब से शैडवेल में हर वो क्वालिटी है जो एक डल किंग में होनी चाहिए। उसकी राइटिंग बोरिंग है, उसके आइडियाज़ वीक हैं, उसकी पोइट्री में इमेजिनेशन नहीं है। इसलिए फ्लेक्नोई उसे अपना बेटा और सक्सेसर घोषित कर देता है। किसको? शैडवेल को। अब शैडवेल को राजा बनाने के लिए एक ग्रैंड सेरेमनी रखी जाती है। पोएट इस सेरेमनी को किसी इपिक किंग के क्रोनेशन की तरह डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन असल में ये सब मजाक है। जगह भी किसी ऐसी चुनी जाती है जो लोग क्लास और डटी है ताकि शैडवेल की स्टुपिडिटी को और ज़्यादा दिखाया जा सके। लोग इकट्ठा होते हैं और नए राजा का स्वागत करते हैं।
कोरोनेशन के समय फ्लेक्नोई एक लंबा स्पीच देता है। वो शैडवेल की तारीफ करता हुआ कहता है, तुम सबसे ज़्यादा डल हो, इसलिए तुम ही मेरे किंगडम के लायक हो। समझ रहे हैं क्या इसमें दिखा रहे हैं, जैसे हम लोग किसी को कैसे तंज करते हैं, उसको बुरा में ही उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको अच्छा भी बोले और उसको बुरा भी लग जाए। तो इसमें फ्लेक्नोई अपने पोयम में शैडवेल को ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वो कहता है, तुम कभी इंटेलिजेंट नहीं बनोगे, तुम्हारा दिमाग हमेशा बोरिंग आइडियाज से भरा रहेगा, तुम मेरे किंगडम को और भी ज़्यादा मूर्खता से भर दोगे। ये सब तारीफ के रूप में कहा गया है, लेकिन असल में ये तीखा मजाक सटायर है। स्पीच के बाद शैडवेल को ऑफिशियली किंग ऑफ डलनेस बना दिया जाता है। सब लोग उसे देखते हैं और उसका कोरोनेशन कंप्लीट होता है। लेकिन इसी वक्त एक फ़नी इंसिडेंट होता है। फ्लेक्नोई अचानक नीचे गिर जाता है और गैग हो जाता है। अब पूरा किंगडम शैडवेल के हाथ में आ जाता है। पूरा पोयम यहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पूरा किंगडम शैडवेल के हाथ में आ जाता है और पोयम यहाँ पे फिनिश, ख़त्म। ठीक है, ड्राइडेन असल में कहना चाहता है कि थॉमस शैडवेल एक खराब और बोरिंग राइटर है और उसकी राइटिंग में कोई टैलेंट की कमी है। ठीक है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे किंग ऑफ डलनेस बना दिया है। ठीक है, अपने पोयम में, और इस तरह से उसकी डलनेस को अपने पोयम में इमोर्टल कर दिया है। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इसमें है रिचर्ड फ्लेक्नोई, डलनेस का बूढ़ा राजा, अपने सक्सेसर की तलाश करता है, और थॉमस शैडवेल है पोएम का टारगेट जिसको किया गया है और उसे किंग ऑफ डलनेस बनाया जाता है। थीम ऑफ द पोएम क्या है? सटायर। पोएम का मेन पर्पस शैडवेल का मजाक उड़ाना है। ठीक है, डलनेस एंड स्टुपिडिटी। पोएम दिखाता है कि बोरिंग और टैलेंटलेस राइटिंग कितनी बेकार होती है। मॉक हीरोइक स्टाइल। एक ऑर्डिनरी राइटर के कोरोनेशन को इपिक स्टाइल में दिखाया गया है। लिटरेरी राइवलरी। ये पोएम दो राइटर ड्राइडेन और शैडवेल के बीच के झगड़े को भी दिखाती है। इम्पॉर्टेंट लाइन, शैडवेल नेवर डिवाइड्स इनटू सेंस, मतलब शैडवेल कभी समझदारी की बात नहीं करता, वो हमेशा मूर्खता ही लिखता है। और इस तरह रिचर्ड फ्लेक्नोई ने अपना पूरा किंगडम थॉमस शैडवेल को दे दिया। लेकिन ये कोई असली राज्य नहीं था, बल्कि मूर्खता और बोरिंग राइटिंग का राज्य था। जॉन ड्राइडेन ने मजाक और के ज़रिए अपने लिटरेरी राइवल को दुनिया का सबसे बड़ा डल पोएट बनाकर हमेशा के लिए इंग्लिश लिटरेचर में अमर कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और हो सकता है आप लोगों की बहुत सारी कमेंट होती है, वॉइस की प्रॉब्लम है मैं, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट करो, वॉइस ऐसी रहेगी और मैं कोशिश करूँगी बेहतर हो, लेकिन थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट हम लोगों का जॉन मिल्टन का पोएम है, उसको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी डिस्क्राइब कर दूँगी। और लेकिन ये वीडियो लास्ट वाला पोएम जॉन मिल्टन का सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो तक बने रहिएगा अगर आप लोगों को एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करना है तो। ठीक है, तो जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े पोइट्स में एक पोइट है। उनकी पोइट्री में नेचर, रिलीजन, हैप्पीनेस, सैडनेस और ह्यूमन लाइफ के इमोशंस दिखाई देते हैं। लिसिदास एक पैस्टोरल एलिगी है। इसका मतलब है किसी की डेट पर लिखी गई शौक कविता। मॉर्निंग पोएम। मिल्टन ने ये पोएम अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेट पर लिखी थी। एडवर्ड किंग समुद्र में डूबकर मर गया था। ठीक है, पोएम में मिल्टन खुद को एक शेफर्ड, चरवाहा और अपने दोस्त एडवर्ड किंग को लिसिदास नाम के शेफर्ड के रूप में दिखाते हैं। पोएट बहुत दुखी है और कहता है, अभी तो हम दोनों जवान थे और साथ में गाने गाते थे, लेकिन अचानक मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। पोएट नेचर से पूछता है, जब लिसिदास मर रहा था तब हम सब उसे बचाने क्यों नहीं आए। फिर पोएट कहता है कि दुनिया में अच्छे और टैलेंटेड लोग भी बहुत जल्दी मर जाते हैं। पोएम का एंड में पोएट को ये समझ आता है कि लिसिदास सच में मरा नहीं है, उसकी सोल हेवन में हमेशा जिंदा रहेगी। इसका थीम है फ्रेंडशिप, डेट एंड इमोर्टैलिटी, ग्रीफ एंड कंसोलेशन, रिलीजन एंड फेथ। मिल्टन सोनेट्स। सोनेट 19 मिल्टन का सबसे फेमस सोनेट है। मिल्टन अंधा, ब्लाइंड हो गया था। उन्हें लगता था कि अब वो गॉड की सर्विस नहीं कर पाएंगे। वो सोचते हैं, भगवान ने मुझे टैलेंट दिया था, लेकिन अब मेरी आंखें चली गई हैं
मैं कैसे किसी काम करूँगा, ठीक है। तब एक आवाज़ आती है, गॉड को तुम्हारी काम की ज़रूरत नहीं है। जो धैर्य और फेथ का साथ इंतज़ार करते हैं वो भी गॉड की सेवा करते हैं। पोएम की फेमस लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो दुनिया और फेथ के साथ इंतज़ार करते हैं वो भी भगवान की सेवा करते हैं। थीम है इसका फेथ इन गॉड, पेशेंस, ह्यूमन सफरिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल, ठीक है। एंड नेक्स्ट पोएम है एल एलिग्रो। इसका मीनिंग है, एलिग्रो का मतलब है द हैप्पी मैन, खुश इंसान। पोएट सैडनेस को दूर भेज देता है और हैप्पीनेस को बुलाता है। वो एक ऐसी जीवन का आनंद लेता है जहाँ सुबह की फ्रेश हवा हो, बर्ड्स गा रहे हों, लोग डांस और म्यूज़िक का मज़ा ले रहे हों, फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन हो रहे हों, ठीक है। ये सुबह, ये खुशी, ये डांस, फेस्टिवल, ये कौन से पोएम में हो रहा है? हैप्पी मैन वाले पोएम में, मतलब द एलिग्रो में। इसको याद रखिएगा, अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे इल पेनिसोरो से, ठीक है। पोएट कहता है कि खुशी और नेचर के साथ जीना बहुत सुंदर है, ठीक है। इसका थीम है जॉय एंड हैप्पीनेस, नेचर, म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन, एक्टिव लाइफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट पोएम है टू पेंसिरोसो, ठीक है। सेकंड पेंसिरोसो का मतलब है द थाउटफुल और सीरियस मैन, गमगीन इंसान, ठीक है। इस पोएम में पोइट हैप्पीनेस को दूर भेजकर शांति और लोनलीनेस को बुलाता है, ठीक है। वो एक ऐसी लाइफ पसंद करता है जहाँ रात की शांति हो, चांदनी हो, अकेलापन हो, पढ़ाई और मेडिटेशन हो। पोइट कहता है कि कभी कभी अकेला रहकर सोचना और नॉलेज हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। थीम है मेडिटेशन एंड स्टडी, सॉलिट्यूड, सीरियस थिंकिंग, विजडम एंड नॉलेज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एलिग्रो एंड टू पेंसिरोसो। डिफरेंस बताते हैं दोनों में। एल एलिग्रो में क्या होता है? हैप्पी मैन होता है, और सेकंड पेंसिरोसो में क्या होता है? सीरियस मैन होता है। एल एलिग्रो में जॉय एंड सेलिब्रेशन किया जाता है, पेंसिरोसो में साइलेंस एंड मेडिटेशन। एलिग्रो में डे टाइम होता है, पेंसिरोसो में नाइट टाइम होता है। एलिग्रो में म्यूजिक एंड डांस होता है, इसमें स्टडी एंड थिंकिंग, इसमें एक्टिव लाइफ होता है और इसमें क्वाइट लाइफ होता है।